हेलो साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे एलडीसी का। अपन रिवीजन कर रहे थे, उसी रिवीजन श्रृंखला के अंदर से साथियों अपन बात करेंगे आज साइंस के बारे में अपन देखने वाले हैं। मैंने प्रयास किया कि मेरे भाई आपके जो 50 प्रश्न आएंगे साइंस के, उसका सारा का सारा सार आपको इस क्लास के अंदर से देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी तौर पर अगर कहूँ मेरे भाई, तो देखो साथियों, आपके पेपर में ना सवाल हूबहू तो छपेगा नहीं, पर मैं इतना प्रयास करूंगा कि साथियों आपका इस क्लास से आपको आपके पेपर में सवाल मिल जाए। मतलब कि जो भी आपका साइंस का सवाल आए उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सको और आपका वो हल हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों मैंने यहाँ पर से साथियों 100 सवाल लिए हैं। ये 100 सवाल आपको आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो साथियों आपकी जो विज्ञान वाला जो पार्ट है ना, उसका बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर से रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो स्टार्ट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो मेरे भाई। जैसे ही आपको क्लास मिले तो साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उसके कोई पैसे नहीं लगते मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का सही उदाहरण आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई विषमांगी दो प्रकार के आपको मिश्रण देखने को मिलेंगे। एक विषमांगी मिलेगा, एक मिलेगा मेरे भाई समांगी मिलेगा। तो मेन रूप से अगर बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से विषमांगी किसको कहते हैं। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटकों का वितरण असमान होता है और उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विषमांगी कहेंगे। समांगी किसको कहेंगे मेरे भाई, समांगी उसको कहेंगे साथियों जिनका आप घटक अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते, उसको कहते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, जब पानी के अंदर से नमक घोल दे तो दिखता है क्या, नहीं दिखता ना, तो ये मेरे भाई समांगी का उदाहरण है। वायु के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई वायु में बहुत सारी गैस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उसको देख थोड़ी सकते हो, ये भी समांगी का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं रेत और लोहे के बुरादे का मिश्रण। मतलब कि साथियों रेत के अंदर से साथियों लोहे का बुरादा मिला हुआ देख सकते हो आराम से, तो यही आ जाता है मेरे भाई, कौन सा आता है, आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण देखने को मिलता है। और बात कर जैसे पीतल धातु है, एक पीतल है मिश्र धातु आ जाती है मेरे भाई। जब पीतल बनने के बाद में, अब सपोज करो मेरे भाई कोई पीतल का गिलासियो है, अरे गिलासियो बने रहा हूँ, गिलासियो के अंदर देख सकोगे कौन कौन सी धातु मिलेड़ी है, कौन देख सको ना, तो सीधी सी बात आ जाती है मेरे भाई, वो भी एक समांगी मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्री प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो मेरे भाई, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर सीधे निकल गए, और जो दर्शाता है कि साथियों परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज की थी। ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। और उसने ऐसा प्रयोग नहीं किया था क्या, अल्फा कण लगाए थे, वो कोई इधर चले गया, कोई इधर चला गया, कोई पार कर गया, और कोई एक कण आया जो यहाँ पर से सेंटर में टकरा और वापस आ गया, तो वहाँ पर से उसने क्या बताया कि इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, तो ये दूसरा भी बात आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा कि इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी मेरे भाई, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर से बात गलत आती है, पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों और का उनकी विशेषताओं के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं प्रोटियम। प्रोटियम मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन शून्य होते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रॉन रहित होता है, हल्का हाइड्रोजन होता है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ड्यूटेरियम के बारे में अगर बात करें तो ड्यूटेरियम मेरे भाई भारी जल होता है, डी2, वो बहुत बार पूछा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इससे मिला दो। दूसरा बात करते हैं टाइटेनियम, तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसमें से 99% रेडियो एक्टिव होता है, तो यहाँ पर से इसको इस मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हेतु कौन सी शर्त अनिवार्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें ना मेरे भाई, तो पहला दे रखा कि प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ये बात यहाँ पर से
गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई विरल से संगन माध्यम जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है, इसीलिए पूछा गया। तो मेरे भाई तो ये बात गलत आ गई। दूसरा बात करते हैं, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। तो मेरे भाई आपतन कोण का क्रांतिक कोण से कम होना केवल सामान्य अपवर्तन का कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं होता। तो यह बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला और तीसरा कहीं लग रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वे जीन जो विपरीत लक्षणों के जोड़े के लिए कोड करते हैं क्या कहलाते हैं, उनको कहा जाता है मेरे भाई। ये आपको साहित्यक PYQ सवाल देखने को मिल जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, अलील कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अलील कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम दे रखा है मेरे भाई फिलियल दे रखा है। तो फिलियल के बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है कि पीढ़ियों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। संकर के बारे में अगर बात करें तो वह जीवों जो दो भिन्न भिन्न जनकों के संकरण से उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है। पीढ़ियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई संतानों को कहा जाता है, आपको पता चल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड वो कैसा होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो ये बात करें तो मेरे भाई याद रखना, वो सदैव एक सीधी अवस्था में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो लेंडेमान ने क्या कहा कि मेरे भाई लेंडेमान के 10% ऊर्जा के अनुसार साथियों प्रत्येक पोर्शन ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई, कम हो जाती है, याद रखना है। तो इसलिए साथियों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। दूसरा बात करते हैं सदैव उल्टा बनता है, ये बात गलत आती है। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता है, क्योंकि साथियों ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से आपको दे रखा है मेरे भाई जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उल्टा होता है। तो मेरे भाई याद रखना, जलीय तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है और ऊर्जा पिरामिड वहाँ भी क्या बनता है मेरे भाई, सीधा ही बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि DNA और RNA के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें मेरे भाई, पहला दे रखा है कि DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक बात आती है। RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ये बात भी ठीक है। DNA में थाइमिन नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, ये बात भी ठीक है। RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तीनों चारों ऑप्शन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत मिशनों और उनके प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सही है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात की जाए मेरे भाई तो देखो साथियों, चंद्रयान-1 दे रखा है। तो चंद्रयान-1 को साथियों GSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, पहला कथन ये कहा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई इसका आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रयान है वो मेरे भाई कहाँ से किससे गया था, तो नाम आता है कौन सा, PSLV। कौन सा आता है, C11 से गया था, GSLV से नहीं गया था, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, मंगल यान का प्रक्षेपण यान था वो भी मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, PSLV C25 दे रखा है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही आती है। ठीक है, ये बात ठीक है कथन दूसरा बात करते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला चंद्र मिशन है, इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना ये गलत आता है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो साथियों, ये है ना, ये चंद्र मिशन नहीं है, ये कौन सा है मेरे भाई, सूर्य मिशन है, सूर्य मिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्यभट्ट भारत का स्वदेशी प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, आर्यभट्ट को सोवियत संघ के रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, न कि साथियों भारत के स्वदेशी रॉकेट से। तो ये भी गलत आती है, ओनली आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित रोगों और उनके कारकों को सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो टाइफाइड के बारे में बात हो रही है। तो टाइफाइड है वो उसका जो रोगजनक है मेरे भाई कौन सा आता है, नाम आता है मेरे भाई सोलमेनो टाइफी जीवाणु आपको देखने को मिलता है। टीबी के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना बहुत बार पूछा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है उससे होता है, ये लो भाई। मलेरिया के बारे में बात करें तो प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिल जाता है, ये लो भाई। दाद के बारे में बात करें तो टाइकोफाइटोन कवक आपको देखने को मिलता है, इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा मेरे भाई। आपसे इससे सवाल पूछा जा सकता है और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैसों का उनके योगदान के अनुसार सही घटता क्रम पूछा गया है। पहले तो अपने देखते हैं मेरे भाई कि सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है, तो CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। CO2 का कितना होता है मेरे भाई, 60% होता है। कितना होता है, 60% का होता है। बाद में किसका होता है मेरे भाई, आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा वो मेथेन का देखने को मिलेगा, बोले तो CH4 का मिलेगा। CH4 बोले भाई 20% होता है, ठीक है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई 14% आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। फिर कौन सा आता है यहाँ पर से, नाइट्रस ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड है मेरे भाई, यहाँ पर से 6% आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्रम जमा दो, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है यहाँ पर से, देखो साथियों, यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, न्यूनतम प्रतिरोध आपको प्राप्त करना है तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सीधी सी बात है मेरे भाई, सारों को समांतर क्रम में जोड़ दोगे और समांतर क्रम में 1/r बराबर अपने पास में लगाओगे 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर से अप्लाई करना है समांतर क्रम के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो अपने को क्या करना है मेरे भाई, 4 जोड़ने हैं मेरे भाई, 4 ओम के हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इनको सभी को जोड़ लो मेरे भाई, तो कितना कितना आएगा, सबका 4 लघुत्तम 4 ले लिया और ऊपर 4 आ गया तो 1 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया, 1 ओम आपके पास में देखने को मिलेगा। आंसर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर C सही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित बहुलकों और उनके उपयोग का सही मिलान करना है। पहला अपन देखते हैं कि टेपलोन से साथियों नॉन स्टिक बर्तनों पर परत चढ़ाने में इसका प्रयोग होता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं किसका, PVC का। तो PVC का जो है मेरे भाई प्लास्टिक का पाइप बनाने में प्रयोग होता है, प्लास्टिक का पाइप और खिलौने बनाने में, ये लो भाई। बेकेलाइट के बारे में अगर बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखना बेकेलाइट है यहाँ पर से बिजली के स्विच बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, क्योंकि साथियों बेकेलाइट का उपयोग विद्युत के स्विच बोले तो उष्मा और विद्युत का कुचालक होने का इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर B लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। मज़ा आ रहा ना मेरे भाई, साइंस का रिवीजन कर सारे के सारे टॉपिक आपको इस क्लास में कवर करने को देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं, ABO रक्त समूह प्रणाली के तहत किसे सार्वभौमिक दाता बोले तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से जो सही आंसर आएगा वो रक्त समूह O- आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से अगर बात करें तो O- है ना, रक्त समूह में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, याद रखना है। इसके लिए साथियों उसको किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है और इसीलिए साथियों उसको अपन क्या कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं। अब जैसे A+ के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई A+ है, ये या तो A को देगा, A+ को देगा या फिर AB+ को देगा। दूसरा बात करते हैं AB- बात करें तो मेरे भाई ये याद रखना, ये सर्वग्राही है, ठीक है। ये कौन सा था मेरे भाई, सार्वभौमिक। यहाँ पर से कौन सा था, सार्वभौमिक ग्राही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सार्वभौमिक ग्राही है, ये थोड़ा सा याद रखना है। सार्वदाता आपको पता चल गया और सार्वग्राही भी आपको पता चल गया, दोनों पता चल गया, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, जैसे B+ है तो B+ या तो B+ को देगा या फिर AB+ को देगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ओम के नियम और चालक के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें तो चालक तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, बढ़ता है, ठीक बात आती है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप C लगा दो, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, याद रखना है, R/L आपको देखने को मिलेगा एक तो। और तार की मोटाई बोले तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, R यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक नाम आता है मेरे भाई फोरेंसिक विज्ञान या फिर फोरेंसिक साइंस में पहचान उपकरण के रूप में उपयोगी है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना वो नाम आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्रमशः किन लेंसों का प्रयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, अगर अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाता है ना, हार्ड पेपर बनाता है, तो आपको क्या देगा, वो आपको इंग्लिश में नाम हिंदी, इंग्लिश में चीज़ें हिंदी में लिख कर दे देगा, जिससे आपको फील होगा कि पेपर हार्ड बन गया। पेपर सरल ही रहता है मेरे भाई, लेकिन आप क्या करते हो कि साथियों हिंदी चीज़ें रट के चले जाते हो और वहाँ पर से इंग्लिश वाली टर्म आपको पूछ लेता है। तो याद रखना मेरे भाई, थोड़ा सा इस पर भी गौर करना। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो साथियों, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से आपको देखने को मिलता है, तो निकट दृष्टि दोष बोले तो मायोपिया भी दे सकता है। याद रखना क्या दे सकता है, मायोपिया भी दे सकता है। तो यहाँ पर से आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात करते हैं, तो किसका करेगा, अवतल का, कॉन्क्लेव लेंस का करेगा मेरे भाई, अवतल लेंस का करेगा, और एक उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया था, दोनों को याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो निकट दृष्टि दोष में साथियों दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। याद रखना मेरे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, दूरदृष्टि दोष इसको भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, दूरदृष्टि दोष भी इसको कहते हैं। और इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखाई नहीं देती हैं, और उसके निवारण के लिए मेरे भाई यहाँ पर से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस नहीं नाम दे तो मेरे भाई कौन सा देगा, अपसारी लेंस नाम देगा। कौन सा देगा लाला, अपसारी लेंस आपको देखने को मिलेगा, ये नाम भी दे सकता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष की में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसके लिए साथियों कौन सा करेगा, यहाँ पर से आप देखो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गया कि दूरदृष्टि दोष है ना, दूरदृष्टि दोष में तो साथियों पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, और निकट वाले में क्या देंगे मेरे भाई, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये थोड़ा सा याद रखना है। एक के लिए साथियों अपसारी करेगा, और एक के लिए मेरे भाई अभिसारी भी आपको याद रखना है। कौन सा, अभिसारी लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने के वंशानुगति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो पहला दे रखा है मेरे भाई, कथन है कि प्रभाविता का नियम मेंडल का प्रथम नियम है, जो बताता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, पृथक्करण का नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में दे रखा है मेरे भाई कि स्वतंत्र, कौन सा दे रखा है मेरे पास, स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, वो एकल संकरण के परिणामों पर आधारित है। ना लाला, संकर कौन सा है, ये एकल संकरण पर नहीं है, ये किस पर है, ये द्विसंकर पर आपको देखने को मिलेगा। किस पर मिलेगा, द्विसंकर पर आधारित है, याद रखना। तो ये बात यहाँ पर से गलत हो जाती है। दूसरा बात करते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता है वो मेंडल के प्रभाविकता के नियम का एक प्रमुख अपवाद है, ये बात भी ठीक आती है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो साथियों, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। और बात करते हैं, जैसे ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या कहता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, अपचयन कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों और उनके प्रक्षेपण यानों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सा, चंद्रयान-1 दे रखा है, जो 2008 का मिशन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कौन सा प्रक्षेपण यान यूज़ किया गया था, तो मेरे भाई PSLV C11 का यूज़ किया गया था। ये लो भाई। मंगलयान 2013, तो मंगलयान के लिए साथियों PSLV C25 पूछा गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 2023 के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसको साथियों कौन सा यूज़ किया गया था, LVM-3M4 का यूज़ किया गया था। ये लो भाई, इससे मैच करा दो। और एक लास्ट आता है आदित्य L1, तो साथियों PSLV C57 का प्रयोग किया गया था। इससे सवाल आ सकता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। तो इसका उत्तर लगा लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आपतित किरण और समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई,
तो यहाँ पर से क्या है कि परावर्तन के नियम के आधार पर आपतन कोण ज्ञात करना है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, आपको क्या देखने को मिलेगा कि परावर्तन के जो सेकंड नियम के अनुसार है मेरे भाई, आपतन कोण कौन सा, कोण आई, और परावर्तन कोण कौन सा मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से कोण आर, दोनों बराबर होते हैं। यदि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच कुल कितना कोण है, 60 डिग्री के बारे में बताया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से कोण आई और कोण आर बराबर मेरे भाई 60 डिग्री आपके पास में दे रखा है। ठीक है, बाद में क्या कहा गया है देखो, अगर ये ऊपर मैंने बता दिया कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो मेरे भाई किस प्रकार से निकलेगा, तो इसको अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, कोण आई बराबर अपने पास में से 60 आ गया, तो मेरे भाई कोण आई का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आपके पास में आएगा, मतलब कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया के रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों, देखो यहाँ पर से दे रखा कि ये दोनों मादा एंडीज नाम आता है इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपके पास में दे रखा कि डेंगू एक जीवाणु जनित रोग है जबकि चिकनगुनिया एक विषाणु जनित रोग है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से बात की जाए, ये दोनों के दोनों है साथियों विषाणु जनित रोग आपको देखने को मिलते हैं, और ये चिकनगुनिया है ये अल्फा वायरस से आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। ठीक है, और डेंगू वायरस से आपको देखने को मिलता है, दोनों के दोनों साथियों क्या हैं कि विषाणु जनित रोग आपको देखने को मिलेंगे, तो दूसरा काट दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित धातुओं और उनके प्रमुख अयस्कों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। ये लो भाई, लोहे का जो होता है मेरे भाई, लोहे के अंदर से बात हो तो हेमेटाइट होता है। कहाँ पर है हेमेटाइट, ये रहा। सीसा पर लेड के बारे में अगर बात करें, सीसा लेड का मेरे भाई कौन सा होता है, यहाँ पर से गैलेना होता है, पीबीएस जिसको अपन कहते हैं। पारा मरकरी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो पारा मरकरी का मेरे भाई सिनेबार आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करने से पहले साथियों एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कल अपन क्या करेंगे मेरे भाई, जो एलडीसी के अंदर से राजस्थान का इतिहास दे रखा है उसका अपन कंप्लीट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। उस क्लास को अगर आप देख लेते हो तो साथियों आपकी जो हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वो एकदम कंप्लीट तरीके से वहाँ पर से रिवीजन हो जाएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि साथियों हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आए उस क्लास से आपको मिल जाएँ, इतना मेरा प्रयास रहेगा। बस आप सभी साथियों का सहयोग चलना चाहिए, बस मेरी सीधी सी बात यही है। आगे बात करते हैं, अगर कुछ भी कमी रहती है कमेंट कर देना मेरे भाई। वैसे तो आपको सारे कमेंटों का आपको जवाब मिल जाते हैं, फिर भी कुछ भी कमी रह जाती है तो मेरे भाई आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपकी फुलफिल कर दूंगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, 23 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड किस तंत्र में हमेशा उल्टा बनता है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, वो मिलता है किसमें, जलीय परितंत्र में बनता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो घास का मैदान का जो जैव भार का पिरामिड होता है वो सीधा बनता है, याद रखना। वन का भी सीधा बनता है। और दूसरा बात करते हैं तो स्थलीय तंत्रों का हमेशा सीधा बनता है, अधिकांश का। नेक्स्ट बात करते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को पुनर्नियोजन डीएनए तकनीक बोले तो डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसे आणविक कैंची कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई उसको क्या कहते हैं, नाम आता है, देखो नाम आता है रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियोजन इसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है देखो लाइगेज क्या करता है, तो लाइगेज क्या करता है मेरे भाई, जो एंजाइम कट गए ना, एंजाइम के कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है मेरे भाई, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पॉलीमरेज के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की प्रतियां या फिर संश्लेषण करने में मदद करता है, याद रखना है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई जो सी वाला है तो ये क्या काम करेगा, रेस्टिकेशन है, ये मेरे भाई काटने का काम करता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करें तो साथियों ये क्या करता है कि आरएनए से डीएनए बनाने के ऊपर काम करता है, थोड़ा सा याद रख लेना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, वो आपसे पूछा गया है।
पहला बात करते हैं उसकी लंबाई पर भी करेगा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी या फिर मोटाई पर भी करेगा, चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी या फिर तापमान पर भी निर्भर करेगा, तीनों पर करेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है मेरे भाई, आपसे सवाल पूछ सकता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है, यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, जिप्सम है, जिप्सम को साथियों अपन क्या करेंगे, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर से अगर बात करें तो नाम आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा, CaSO4 इसका सूत्र होता है, CaSO4.2H2O इसका सूत्र होता है किसका, यहाँ पर से मेरे भाई जिप्सम का होता है। किसका होता है, जिप्सम का सूत्र आपको देखने को मिल जाता है। अब जिप्सम को अपन क्या करते हैं, गर्म करने पर साथियों जल के अणु निकल जाते हैं, जल के अणु निकलने के बाद में अपने पास में से क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, क्या बनता है, यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से बचेगा CaSO4.12H2O बचेगा। जैसे ही बचेगा तो ये आपके पास में क्या है, ये पीओपी आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला बात करें तो जैसे CaSO4.2H2 है, ये जिप्सम का सूत्र आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ये क्या है फिर, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। कौन सा है मेरे भाई, ये याद रखना है, इसका अंदर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कैल्शियम नाइट्रेट आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट आपको पास में देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, CA3PO4 के बारे में अगर बात की जाए तो ये मेरे भाई क्या है, कैल्शियम फास्फेट है, जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। इनसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर से रखा मेरे भाई, नाम आ जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस नामक गंभीर रोगाणुकारकता रोग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, जब उत्पन्न होती है बीमारी, जब पिता क्या होता है कि RH पॉजिटिव और माता मेरे भाई नेगेटिव में साथियों क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है वो RH पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम या फिर रासायनिक नामों का साथ में सही मिलान करना है। पहले तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो विटामिन ए दे रखा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं विटामिन सी, तो मेरे भाई एस्कॉर्बिक आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। विटामिन डी को अपन क्या कहते हैं मेरे भाई, कैल्सीफोरल कहा जाता है, ये लो भाई। विटामिन के बात करें तो नेक्टोलिन आपको इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला के सभी शाकाहारी जंतु जैसे टिड्डा, हिरण, गाय आदि किस पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, वो प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। अब बात करें उत्पादक, तो मेरे भाई उत्पादक हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करते हैं। दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आ जाता है आपको कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता जो भी शाकाहारी होते हैं वो आते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो साथियों मतलब क्या आते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और शीर्ष उपभोक्ता जिसमें साथियों अपने को मतलब शेरबाज ये आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि दैनिक जीवन में सफाई के लिए उपयोग होने वाला साबुन और अपमार्जक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा कथन सही है, तो साबुन कठोर जल में आसानी से झाग देते हैं और सफाई में प्रभावी होते हैं, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों में समान रूप से झाग देते हैं और सफाई करते हैं, ये बात आपका सही आ जाता है। ठीक है, अब ये झाग क्यों नहीं देता, तो उसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, साबुन है ना, ये कठोर जल में मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करके अघुलनशील क्या बना देता है, लवण बना देता है, जिसके साथियों क्या होता है, जिसके कारण झाग नहीं देता है। ठीक है, जबकि अपन बात करें तो डिटर्जेंट होता है, उसको अंदर से साथियों आसानी से काम कर देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के जनक कौन है और इस नियम का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा कौन सा आता है, लेंडेमान है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर साथियों केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है, स्थानांतरित होती है। यह जो नियम है 1942 में लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर से कहा गया था कि इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही क्या आता है,
आगे स्थानांतरित होता है और जो 90% ऊर्जा है वो वातावरण में ऊष्मा आदि के रूप में मुक्त कर दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपने बात करते हैं चार्ल्स एल्टन के बारे में अगर बात करें तो चार्ल्स एल्टन ने क्या कहा था। चार्ल्स एल्टन ने कहा था मेरे भाई कि 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी। यह थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और एक नाम और देख लो फिर, एकल क्या कहता है। एकल ये कहता है कि इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और ऊर्जा का नहीं किया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, नाम आता है ईपी ओडम। ईपी ओडम के बारे में बात करें तो साथियों ईपी ओडम को आधुनिक परिस्थिति का जनक कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब कभी कभार पूछ लेता तो सारी चीज़ें बतानी जरूरी है। आगे बात करते हैं, गुणसूत्रीय विकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो दे रखा है कि डाउन सिंड्रोम 21 जोड़ी गुणसूत्र को नाम आता है मेरे भाई ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, जिसमें से साथियों एक अक्ष गुणसूत्र की कमी आ जाती है, मतलब कि 44 + XY आपको देखने को मिलती है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है मेरे भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेरे भाई पुरुषों में होता है, जिसमें से साथियों एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जिसमें से साथियों क्या होता है कि 44 XXY ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक चौथा कथन भी है। पटाउ सिंड्रोम बता रखा है, देखो पटाउ सिंड्रोम है मेरे भाई। पटाउ सिंड्रोम में साथियों 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, ये बात भी ठीक है। तो चारों कथन सही है मेरे भाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। मैन रूप से अगर बात करें तो देखो साथियों मैन रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आनुवंशिक गुणसूत्र विकारों का बारे में बताया गया है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है वो 21वें से होता है, पटाउ 13वें से होता है, याद रखना है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम है वो आपको 44 + XY देखने को मिल जाता है। और क्लाइफेक्टर बात करें तो यहाँ पर से क्या होता है कि 44 XXY आपको देखने को मिल जाता है। तो चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण यौगिकों का उनके रासायनिक सूत्र के साथ में सही मिलान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसको सवाल आपके पेपर में छप सकता है। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हूबहू छपेगा। इसके बारे में बात करते हैं तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है NaCO3। कहाँ पर है NaCO3, इससे मैच करा दो, ये लो भाई। धावन सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है, जिसमें 10 आपको देखने को मिलेगा, इससे मैच करा दो, ये लो भाई। प्लास्टो पेरिस बात करें तो मेरे भाई प्लास्टो पेरिस POP के बारे में बात हो रही है, जिसको क्या कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा आएगा, इससे मैच करा दो। विरंजक चूर्ण के बारे में बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको कहा जाता है, तो यहाँ पर से ये आपको देखने को मिलेगा, इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सी रुधिर कणिका और कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा वो प्लेटलेट्स बिंबाणु आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें तो नाम आता है फाइब्रोनोजन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं RBC के बारे में। तो मेरे भाई RBC क्या है, ऑक्सीजन परिवहन मतलब कि परिवहन करती है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो साथियों 35 का सवाल दे रखा है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थितिक संचार उपग्रह कौन सा था, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो उसका नाम याद रखना मेरे भाई एप्पल था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपने पास में से आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट क्या था मेरे भाई, 1975 की बात आती है। कब की बात आती है, 1975 में साथियों भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, याद रखना है। एप्पल आपको पता चल गया, 1981 की बात हो रही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई GSAT के बारे में अगर बात करें तो GSAT सीरीज़ की शुरुआत 2001 में होती है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं इनसेट 1B है, थोड़ा सा याद रखना। इनसेट 1B है तो मेरे भाई इसको 1983 में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दर्पणों के उपयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो आपको देखने को मिलता है। पहला देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट में प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि साथियों ये हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये बात भी ठीक है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि उपग्रहों की भूस्थिर कक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि इस कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से सुदूर संवेदी
सुदृढ़ संवेदन और जासूसी के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगों के कार्यात्मक समूहों का उनके सूत्र पर प्रत्येक के साथ में सही मिलान करना है। ठीक है, पहला अपन देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है मेरे भाई OH, आपको देखने को मिलेगा। OH कहाँ पर है, ये तीसरे वाला ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कार्बोनिक अम्ल, तो मेरे भाई इसमें से COH आपको देखने को मिलेगा, ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO आपको देखने को मिलता है, कीटोन का CO आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह किरण कहाँ से गुजरती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मुख्य फोकस से। इसके बारे में अगर बात करें तो दर्पणों के परावर्तन के नियमानुसार यदि प्रकाश की कोई किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद में सदैव मुख्य फोकस से गुजरती है, याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो मेरे भाई वक्रता केंद्र C से गुजरने पर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। समांतर आने वाली किरणें समांतर वापस नहीं लौटती हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं ध्रुवों की तरफ अगर बात करें तो ध्रुव पर आपतित किरण समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं DNA की संरचना के संबंध में वाटसन और क्रिक ने के द्विकुंडली मॉडल के अनुसार नाम आता है मेरे भाई एडेनिन हमेशा किस नाइट्रोजन क्षारक के साथ में जुड़ता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना वो किसके साथ में जुड़ता है, वो हमेशा थायमिन के साथ में जुड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। और बात करते हैं जैसे गुआनिन दे रखा है, तो गुआनिन के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों मेन रूप से तो एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन हैं, याद रखना आपस में नहीं जुड़ेंगे। दूसरा बात करते हैं साइटोसिन और गुआनिन के साथ में जुड़ता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एडेनिन और थायमिन के साथ में साथियों जुड़ता है, ये बात एकदम ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यूरेसिल RNA में पाया जाता है, थायमिन के स्थान पर साथियों DNA में नहीं होता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के संचरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक बात आती है मेरे भाई। ओजोन परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ये बात भी ठीक है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डेसिबल इकाई कौन सी बता रखी है, डेसिबल बता रखी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। डेसिबल क्या मेरे भाई, ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए इकाई होती है, याद रखना मेरे भाई, किसके अंदर से, ध्वनि प्रदूषण के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो फिर इसके लिए इकाई और बता दो फिर मेरे भाई, नाम आता है उसका डब्सन यूनिट। कौन सा आता है मेरे भाई, डब्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना अगर जो उत्प्रेरक होते हैं ये क्या करते हैं मेरे भाई, यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बोले तो एक्टिवनेस एनर्जी को कम करने और अभिक्रिया का साथियों वेग बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। याद रखना उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। यह है क्रियात्मक से उत्पाद बनाने के लिए साथियों आवश्यक सक्रियण जो एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, जिससे साथियों क्या होता है, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, खुद अपरिवर्तित रहता है। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरा बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान में रोगों की जांच या फिर उसके उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाले परीक्षण औषधि प्रणाली और संबंधित रोग का साथ में सही मिलान करना, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, इससे सवाल बन सकता है। पहले बात करते हैं मेरे भाई, देखो साथियों कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा। विडाल टेस्ट है तो ये टाइफाइड के लिए होता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डोट्स, डोट्स मतलब कि इसके अंदर से बात करते हैं किसके लिए आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाता है ये टीबी के उपचार के लिए, टीबी या फिर कुष्ठ रोग कहाँ पर से मेरे भाई, ये रहा टीबी के लिए। एलिसा टेस्ट याद रखना मेरे भाई, एलिसा जो टेस्ट है ये एड्स की जांच के लिए होता है, ये लो भाई। दूसरा आपको देखने को मिलेगा MDTT, MDTT की बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा, उसको क्या कह सकते हैं कि मल्टी ड्रग्स थेरेपी इसको कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ये आपको कुष्ठ रोग से देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार करना है, ठीक है। CaO + H2O बाद में दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर से हीट निकल गई है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण अब आपसे पूछा गया है।
तो मेरे भाई याद रखना दोनों चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें बाद में साथियों क्या जुड़ गया तो ये संयोजन अभिक्रिया आपके पास में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि विद्युत परिपथों में प्रतिरोध के संयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल है, दिया गया है। इसके बारे में अपने बात करें, देखो साथियों कि श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। ठीक बात आती है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान रहता है, ये बात भी ठीक है। हमारे घरों में पंखे, बल्ब और अन्य विद्युत उपकरणों को आमतौर पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। श्रेणी क्रम में थोड़ी जोड़ते हैं, जैसे इसमें एक पंखा जोड़ दिया, फिर बाद में एक और यहाँ पर से जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी जोड़ दिया, ये फूक गया तो पर सारा सिस्टम ही फूक जाता है, ऐसा काम नहीं करते ना मेरे भाई। तो आप सीधी सी बात है समांतर क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में लगाते हैं मेरे भाई? समांतर क्रम में इनको संयोजित किया जाता है। ठीक है, पैरेलल में। तो आपका ये बात गलत आती है, तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको अपन क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट के संदर्भ में इन्हें पहली बार किन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में प्राप्त किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम आता है, दो नामों का आपको याद रखना है। कौन कौन सा आता है? एक का तो नाम आपको देखने को मिलेगा, वो आ जाता है एरिक कॉर्नेल और कॉल वुमेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर बात करें, इन्होंने अवस्था के सैद्धांतिक भविष्यवाणी की थी, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई एरिक और वुमेन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने साथियों 1995 में प्रयोग सिद्ध किया था और बाद में इनको साथियों 2001 के अंदर से बात आती है, 2001 के अंदर से इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। जे थॉमसन और रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो मेरे भाई जे थॉमसन ने साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है यहाँ पर से पीटर हिंगस और सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आपको देखने को मिलेगा। पीटर हिंगस ने बात करें तो मेरे भाई हिंगस बोसोन बोल तो गोल्ड पार्टिकल की खोज की थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव रक्त के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं रक्त प्लाज्मा के में जल की मात्रा लगभग साथियों 90 से 92% होती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि लाल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और ये एक वयस्क में इसका निर्माण प्लीहा में होता है, ये बात साथियों मेरे को नहीं जम रही है। ठीक है, तो मेरे भाई किस में होता है, याद रखना मेरे भाई कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, लेकिन साथियों एक वयस्क में मानव में जिसका जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, किस में होता है मेरे भाई, याद रखना अस्थि मज्जा में, थोड़ा सा याद रखना है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर से दूसरा गलत आता है। दूसरा बात करते हैं WBC श्वेत रक्त कुंजर कणिकाएँ होती हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल की मात्रा सर्वाधिक होती है, 65% होती है, तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, रक्त का थक्का जमने के लिए साथियों नाम आता है प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं, ये बात भी ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों और उनकी सही उदाहरणों का मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर से अगर बात की जाए तो आपको कौन सा दे रखा है, अनुचुंबकीय पदार्थों में साथियों अनुचुंबकीय पदार्थों को यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, क्या होता है, देखो यह आ जाता है कि प्लेटिनम, एल्युमिनियम, ये आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर से बात करें तो मेरे भाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे सोना, चांदी, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन सा आ गया, ये लो भाई। और लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा एक खुद आता है, तो ये इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है। तो मेरे भाई याद रखना वो किसके विरुद्ध काम करती है, ये पैराबैंगनी विकिरणों के काम करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में इन लैंडर और रोवर क्रम से क्या नाम है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा एक का तो विक्रम है और दूसरे का प्रज्ञान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मानव, नेक्स्ट से बात करते हैं, इतना ही कर देंगे, चलो भाई आज इतना ही करते हैं, 43 मिनट हो गई बोलते हुए। 50 सवाल आज कर लेते हैं मेरे भाई, 50 सवाल अपन कल कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका साइंस का रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रहा है। जितने भी सब्जेक्ट हैं मेरे भाई, जितने भी मैं सब्जेक्ट हो सकते हैं मैं पढ़ा सकता हूँ, मतलब कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो सारे के सारे आपको करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।